नमस्कार। भारत न्यूज़ टीवी प्राइम के दर्शकों को हम आज एक जयपुर की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कई क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है, कीर्ति राठौर जी। यूँ तो आप सेलिब्रिटी डिजाइनर के रूप में बहुत प्रख्यात हैं, लेकिन अभी आप विशेष चर्चा में हैं और चर्चा का कारण भी बताएंगे। और इस अवसर पर जो सबसे पहले आज धनतेरस भी है और मैं आज कीर्ति राठौर जी ने ब्लड कैंप भी लगाया था क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो हम आज इनके जन्मदिन की इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप फिर हमारे सब्जेक्ट पे आएंगे। महावीर जी, आप हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे मेरे लिए और आज आपकी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं लेकर के मैं कृतज्ञ हो गई। और मुझे आश्चर्य है कि मैं इनके जन्मदिन पर यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि कीर्ति जी चुनाव लड़ रही है राजस्थान विधानसभा के और सिविल लाइन से प्रत्याशी है। तो चूँकि आप परिचित तो बहुत समय से हैं, लेकिन एकदम जब आपका मैंने सुना कि आप चुनाव लड़ रही हैं, वो भी निर्दलीय है, तो चूँकि आप एक डिज़ाइनर के रूप में बहुत प्रख्यात डिज़ाइनर है और चूँकि ज़्यादातर दर्शकों को पता होगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, फैशन शो ऑर्गेनाइजर हूँ, तो डिज़ाइनर्स से मेरे को डिज़ाइनर्स की नॉलेज तो मुझे रखनी पड़ती है क्योंकि डिज़ाइनर्स हमारे फैशन शो में अपने जो कपड़े हैं उनको शोकेस करते हैं। तो और चूँकि आप एक प्रख्यात डिज़ाइनर हैं, तो आप चुनाव लड़ रही हैं, तो सबसे पहले क्योंकि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो उसके पीछे कोई एक पृष्ठभूमि होती है। तो आपने कैसे एकदम से मतलब एक डिज़ाइनर है और आपके वो फील्ड छोड़ के कैसे? हाँ, मतलब फील्ड छोड़ना नहीं है, वो फील्ड तो आपका रहेगा। हाँ। लेकिन आप कैसे बिल्कुल, मैं आपको इसी बात पे आना चाहती थी कि मैं डिज़ाइनर हूँ। मेरा मैंने अपना करियर बिल्कुल निम्न जो कहते हैं ना संसाधनों से शुरू किया था। सिर्फ एक 5,000 रुपये की सेविंग्स, 5,000 रुपये से सेकंड हैंड मशीन इंस्टॉलमेंट पे लेकर के एक हमारे घर के गाय के 3 शेड से मैंने अपनी शुरुआत करी, जहां हमारा गैरेज भी हुआ करता था और एक मास्टर रखा और इस तरह से मैंने अपनी शुरुआत करी बिना कोई क्वालिफ़िकेशन फैशन में लिए। मैं फैशन डिज़ाइनिंग की मैंने कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं ली है, मैंने कोई उसकी डिग्री नहीं ली है। बस अपने बचपन का जो मेरा पैशन था उससे मैंने अपना काम शुरू किया और आज इस तरफ आई। तो ये मेरा पैशन है, डिज़ाइनिंग जो फील्ड है वो मेरा पैशन है और इस पैशन को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप आज फैशन डिज़ाइनिंग में लोग लाखों रुपये खर्च करके उसके बाद आते हैं और आपने मतलब एक और है हमारे गांव से निकली डिज़ाइनर जो बहुत फेमस है, क्या नाम है उनको मैं भूल रहा हूँ, रैप पे नाम है। मैंने सब कुछ प्रैक्टिकली सीखा। मुझे ध्यान है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 8th मंथ मेरा बच्चा 8th मंथ एक्सपेक्ट कर रही थी मैं, और गर्भवती होने के बावजूद मैं अपने सारे काम खुद करती थी, जाती थी। सब गर्भवती महिलाएं अपने सब काम करती हैं, पर हाँ मैं 30 किलोमीटर खुद गाड़ी चला करके जाती थी, खुद गाड़ी चला करके 30 किलोमीटर से वापस आती थी क्योंकि मेरा पहला ऑर्डर मुझे मिला था चोमू पैलेस का। गाड़ी से मतलब टू व्हीलर? 4 व्हीलर। तो आपने 4 व्हीलर ले लिया मतलब जो जी मेरे परिवार का था 4 व्हीलर। अच्छा। और परिवार का 4 व्हीलर था, उसको मैं उनसे छुपा करके और फिर जाती थी क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे तो जो गांव सड़कें की सारी बिल्कुल आज जैसी सड़कें भी आज भी क्योंकि बहुत कई जगह प्रॉब्लम थे। बिल्कुल मैंने वैसे ज़्यादा लंबा नहीं, मैंने 2012 में ही शुरू किया अपना काम। तो ऐसे आप गिनेंगे तो 2 साल कोविड के हटा दें तो 8 साल ही मुझे हुए हैं फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में। पर हाँ प्रैक्टिकली सीख करके मुझे लगता है कि जो आप कॉलेज में और उसमें जाकर के आपको एक ब्रश अप हो जाते हो, वो नो डाउट उसका आपको फ़ायदा मिलता है, पर प्रैक्टिकली मैंने जो सीखा मुझे लगता है कि वो मुझे और प्रेरित करता है कि मैं और प्रैक्टिकली जहाँ भी जाऊँ और उस ज्ञान को, उस चीज़ को अर्जित करूँ। तो ऐसे यही बोलना चाहूँगी कि पैशन है मेरा
डिज़ाइनिंग फील्ड, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति से मैं लगातार मतलब राजनीति नहीं बोलूँगी, बट हाँ, संगठन से मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। और संगठन में जब मैंने काम किया और संगठन में मैंने काम करके जब मैंने लोगों की पीड़ाओं, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, और उससे जो फीडबैक आया, उससे जो फीडबैक से जो अंदर जो आत्मा को एक सेटिस्फैक्शन मिला, उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसमें क्यों ना आगे जाऊँ। मतलब आप कोई संगठन चलाती है? संगठन मैं संगठन से जुड़ी हुई हूँ और एक संगठन की राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और उस नाते मैंने कम से कम 28 राज्यों में महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया। और जब वो समाधान करते करते मुझे एहसास हुआ कि मैंने टॉप लेवल के शोज़ कर लिए, टॉप लेवल के मैंने कंट्रीज़ घूम ली, टॉप लेवल के सेलिब्रिटीज़ को डिज़ाइन कर लिया, अब बचा क्या मेरे लिए? तब भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। तो वो सेटिस्फैक्शन मुझे कहाँ से आया? वो सेटिस्फैक्शन मुझे मानव, हमारी जो ह्यूमैनिटी की सेवा करके आया, वो मुझे किसी और फील्ड में नहीं आया। जब मैंने ह्यूमैनिटी की, मानवता की जब मैंने सेवा करी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही मेरी राह है। और मैंने राजनीति में आने का निश्चय किया, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक पद पे जब होते हैं, आप एक पोस्ट पे होते हैं, तो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। आप लोगों के लिए बिल्कुल खुल करके, बिल्कुल जो कहते हैं बिना किसी रोक टोक के आप उनकी सेवा के लिए कार्य करते हैं। तो मेरा खुद का भी यही मानना है कि मैं जब भी मैं जीत हार को मैं वो नहीं देती हूँ इम्पोर्टेंस। मैं सिर्फ एक क्षत्रिय की तरह लड़ रही हूँ। रण है, ये रण है, और रण में मैं एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं लड़ूँ। जीत और हार बाद की बात है, पहले जो मेरा धर्म है वो है कि मैं इस रण में लड़ूं। अगर जब मैं उतरी हूँ इस रण में, तो अब मेरा धर्म है कि मैं इस रण में लड़ूं। तो आपको वैसे मेन फेम तो पहले, सबसे पहली पहचान तो डिजाइनर से मिली, तो दर्शकों को ये भी उत्सुकता रहती है कि ऐसे कैसे मैं बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को सोच रहे होंगे कि आप कह रहा हूँ मैं सेलिब्रिटी डिजाइनर हूँ, तो आपने किन किन जैसे सेलिब्रिटी एक्टर्स के लिए जो कपड़े डिजाइन किए, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट्स में बोलना जरूरी है, नहीं तो लोग कहेंगे, तो वो थोड़ा। देखिए, बात करी जाए तो श्रीदेवी जी जो एक बहुत मैं जो कहूँगी कि आज तक श्रीदेवी जैसी कोई आइकन नहीं हुई है अभिनेत्रियों में। श्रीदेवी जैसी आइकन के लिए डिज़ाइन करने का जब मुझे मौका मिला, उसके अलावा लिस्ट चलती जाती है। अमिताभ बच्चन जी हो गए, शाहरुख खान जी हो गए, सलमान खान जी हो गए, विवेक ओबरॉय जी हो गए, और कार्तिक आर्यन जी हो गए। मतलब लिस्ट चलती जा रही है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबने मुझे अपना परिवार दिखा, सबने मुझे परिवार की तरह रखा। आज मैं अगर मुझे कुछ भी मतलब मैं कहूँगी, जैसे आज आप परिवार में आप कुछ भी मांगते हैं तो आपको फट से मिल जाता है, तो वही बॉलीवुड ने मुझे एक परिवार की तरह। इनमें आप किसी पर्सनालिटी से ज़्यादा प्रभावित हुई जब आपको, क्योंकि इसमें जब आप जब इनके लिए चयन करती थी डिजाइन वगैरह, तो 10 तरह क्वेश्चन भी होते हैं। मैं श्रीदेवी जी से बहुत प्रभावित रही हमेशा, और श्रीदेवी जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। बोनी कपूर जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आपको श्रीदेवी जी को जाना, उस समय आपके टूट से गई होगी। बिल्कुल, श्रीदेवी जी जब नहीं रही, और उसके जस्ट हफ्ते भर पहले हमने उनके ऑर्डर्स पूरे किए थे, उनके कपड़े पहुंचाए थे। और मिले आप श्रीदेवी जी से? श्रीदेवी जी के साथ मैं बहुत काम किया हुआ है मैंने। उनके लास्ट जो उनका टीवीसी था, उसके लिए हमने शूट किया था 5 दिन का वहीं बॉम्बे में, और वो मुझे लगता है वो आखिरी शूट था उनका, और उसके बाद वो चली गई। उनकी कोई बात शेयर करना चाहें तो, क्योंकि मैं भी उनका फैन रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं। श्रीदेवी जी की एक आखिरी फ़ोटो मेरे साथ उस टाइम खींची थी, और उन्होंने मुझे ये बोला, मैं निकलते निकलते जब शूट ख़त्म हो रहा था, मैंने उनको बोला कि एक फ़ोटो अपन कर लेते हैं, तो बोली कीर्ति मैंने चेंज कर लिया। तो वो मुझे हमेशा बोलती थी, अच्छा कीर्ति, तो वो जब किसी पब्लिक के सामने होती थी तो बोलती थी, मैं प्यार में नहीं, वो हमेशा मुझे राठौड़, यार राठौड़ मैंने अभी तो चेंज कर लिया, अभी तो कैसे करें, अच्छा चलो खींच लेते हैं, पर इसको ना लगाएंगे नहीं कहीं भी सोशल मीडिया पे।
तो मैंने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, नहीं लगाऊंगी। हमारी वो लास्ट पिक्चर थी, यकीन मानिए मैंने उनकी बात मानी, मैंने वो पिक्चर नहीं लगाई। उसके शायद मेरे ख्याल से 20 दिन या 25 दिन बाद या 1 महीने बाद वो सब घटना हुई। और उसके बाद मैंने अपना फ़ोन ढूंढा, उसमें गैलरी में जाके पिक्चर्स में ढूंढा, तो मुझे वो पिक्चर नहीं मिली। किसी रीज़न से वो पिक्चर मेरी फॉर्मेट हो गई थी। और आप देखिए, आज इसी साल करीब 8 साल हो गए श्री जी के इसको, आई थिंक 8 तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ काफ़ी अरसा हो गया। और श्री जी के इतने सालों बाद एक दिन मैं सुनील शेट्टी जी को कोई मैसेज कर रही थी, उनकी चैट में मुझे वो तस्वीर मिली। वाह 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 वाह, क्या बात, सच्चे मन से खिंचाई फोटो, सच्चे मन से खिंचाई जब भी वो फोटो आपको मिली। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो फोटो। पर आप यकीन मानिए कि मैं जब भी उनके घर जाती थी, मुझे वो माहौल ऐसा लगता था जैसे, एक तो वो बहुत रिलीजियस थी। अच्छा। बहुत रिलीजियस थी। उनके घर में हमेशा मंत्रोच्चार चलता रहता हाँ। था। उनके पूजा के कमरे में हमेशा मंत्रोच्चार चलता वो रहता खुद थी या बोनी कपूर जी थी? तो पूरा परिवार मैं ये कहूँगी, अच्छा। उन्होंने अपने बच्चों में भी बहुत संस्कार ऐसे दिए हैं, जो बच्चे भी बिल्कुल, बोनी जी ने परिवार को बिल्कुल एकदम वो हाँ, सिंह से लगते हैं बच्चे। संस्कारी जैसे मैं परिवार। जानवी जी को जब जी। मैं स्टेटस फोटो पे देखता हूँ ना, जब जी, उनकी रील जी, वगैरह जी। जब सामने आती है, जी, बिल्कुल और जानवी संस्कारी जी को परिवार। जैसे कोई भी रोकता है, जी। वो कार से निकलती है, जानवी जी एक फोटो तो खिंचवा लेती है। जैसे मैं देखता हूँ जनरली, आज मैं देख रही हूँ कि बॉलीवुड में जो यंग बच्चे हैं, आप चाहे जानवी जी को ले लीजिए, चाहे सारा अली खान को ले लीजिए, आप सब देखिए, ये जो यंग जनरेशन है, संस्कारों के लिए आपको प्रेरित कर रही है। दूसरी जो समाज में जो बच्चे हैं, उनको प्रेरित कर रही है कि देखो, जब हम कर सकते हैं तो आप भी संस्कार को रुकते हैं, नमस्ते करते हैं। ठीक है, वो उनका पेशा है, वो पेशे में वो कुछ भी कपड़े पहने, उसको आप संस्कारों से नहीं गिनेंगे। हाँ, वो अलग बात। आप ये कह दें कि प्रोफेशनल आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, ये गलत है, ये नहीं, आपके नहीं, संस्कार नहीं। नहीं है, तो वो उनका पेशा है। वो पेशा। उन्हें आप संस्कारों से ना आके, हाँ। संस्कार होते हैं आप बड़ों की इज्जत करना, आप अपनी मर्यादा में रह करके अपने संस्कारों को साथ लेकर के चलना, वो संस्कार। नहीं, मैंने देखा, मैंने इतनी बार उनकी फोटो देखता हूँ, लोग रोकते हैं और वो रुक के बार बार फिर दोबारा कोई बोलता है, तो मैंने देखा यार जानवी जी में कोई एटीट्यूड नजर नहीं आया। वो संस्कारी परिवार तो है। इसी तरह जानवी जी की भी विवेक ओबरॉय अपनी, जी, जानवी जी की जी भी बिल्कुल, उनके भी मैं करती हूँ कपड़े, कभी कभी ऑन एंड ऑफ। और अभी जैसे कि चुनाव का टाइम है, लगातार 2 साल से कोविड था, तो आपको पता है इतना समय नहीं मिलता था, पर हाँ, ऑन एंड ऑफ बिल्कुल श्री जी से जुड़े होने के कारण पूरे परिवार से, बोनी जी से हमारा अब आते हैं कि डिजाइनिंग के अलावा एक फील्ड जो हमने इनको अक्सर मतलब अखबारों में या सोशल मीडिया पे फोटो वायरल होती है समाज सेवा संबंधित गतिविधियों की, तो विमेंस डिफेंस के ऊपर भी आप काम कर रही हैं, क्योंकि वो काम मेरी नज़र में, क्योंकि हम फेसबुक पे अक्सर हमारे को पोस्टें दिख जाती है, और समाज सेवा में भी आप बोल ही चुके हैं पहले, तो हम चाहेंगे कि डिजाइनर के अलावा जो आपकी समाज सेवा की जर्नी है, जो मेरे थोड़ी सी जानकारी में आई है, तो वो भी दर्शकों को, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों को पता भी होना चाहिए कि हमारी जो सिविल लाइन से जो प्रत्याशी है, जो निर्दलीय लड़ रही है, उनकी क्या योग्यता है, क्या उनका समाज सेवा के प्रति और विषमता के विचार जान ले, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा शेयर करें। जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, आप समाज सेवा में कोई सीमा नहीं होती है, आप जितना करें उतना कम है। तो मैंने एक छोटी सी शुरुआत करी 2012 में, जब अपना पहला शो था, उसमें भी मैंने स्पेशल बच्चों को साथ लेकर के, जो स्पेशल बच्चे जिनको आप नकार देते हैं एक बीमारी से, जिससे वो ग्रस्त होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उसका बीमारी का, उन बच्चों को साथ लेकर के मैंने शो किया। उनके लिए फंड्स ना इकट्ठा करके उनके लिए साधन इकट्ठा किए,
क्योंकि फंड्स जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई गलत मीनिंग निकाल लेता है। तो मैं कहती हूँ कि साधन इकट्ठा करिए, फंड्स आप इकट्ठा करें ना करें, साधन इकट्ठा करिए। तो मैंने अपने हर शो के माध्यम से मैंने हर कॉज को, जैसे मैंने ब्लाइंड बच्चों के लिए, जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके लिए कार्य किया, कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए कार्य किया, यहाँ तक कि जो हमारे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सड़क पे घूमते हैं, उनको पढ़ाई नहीं मिलती, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको इस तरह से सुविधा नहीं मिल पाती है, उनके लिए शिक्षा के साधन उनको उपलब्ध कराए। शिक्षा के साधन के अलावा उन्हें प्रेरित किया कि आप शिक्षित हों, उनकी माताओं को प्रेरित किया कि आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए आगे भेजें और उन्हें उस राह पे ले जाने के लिए भी मदद करें। इसके अलावा मैं सिर्फ इसी में नहीं, मैंने जो अपने पशु अधिकारों के लिए, पशु अधिकारों की रक्षा के लिए भी मैंने कार्य किया। और आज नाना कहते मेरे मतलब परिवार में और मेरे परिवार के बच्चे, मेरी हमारे पड़ोस में हमारी बच्ची है एक वर्धानी, जो कि डॉग्स के लिए काम करती है। करीब 50 से 60 स्ट्रे डॉग्स को वो रोज़ डेली दोनों बहन भाई डॉग फीडिंग के लिए जाते हैं। और उन बच्चों के साथ लग करके हमने भी ये मुहिम करी कि हम पशु अधिकारों के लिए, पशु अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। मतलब समाज सेवा में करती रहती है, जैसे ब्लड कैंप जैसे आपका सुना। जी, आज भी मैंने यही सोचा कि आज मेरा जन्मदिन है, तो आज के दिन क्या मैं सिर्फ लेने के लिए बनी हूँ? नहीं, मैं देने के लिए भी बनी हूँ। तो मैं क्या दूँ आज के दिन? आज मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी मुहिम चलाई जाए जहाँ मैं कम से कम कुछ यूनिट दान करा करके और बहुत सारी जानों को बचा सकूँ। तो ये जो आपने जो चुनाव लड़ने का फैसला किया, आपको पता है यहाँ सिविल लाइन से 2 दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ प्रताप सिंह खाचियावास, एक तरफ गोपाल जी शर्मा, वो भी जानी मानी हस्ती है, वो भी जानी मानी हस्ती है जी। और आपने ऐसे में, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा भी खर्च होता है, तो क्या सोच के किया और क्या कॉन्फिडेंस है आपको जीतने का? क्योंकि इसके पीछे अपने पीछे मन में होता है, क्योंकि आप फेमस तो हैं, है ना? तो फेमस होने का ये तो है कि सब कई लोग तो फेमस होने के लिए करते हैं, कई बार सोचते हैं कि चलो चुनाव लड़ते हैं, है ना, फेमस हो जाए, फेमस होने के लिए कर ले। आपकी इस बात पे मैं आना चाहूँगी। मुझे एक दिन आप के ही अपने एक पत्रकार बंधु, उन्होंने पूछा, मैम आप तो ऑलरेडी, आप मुझे बताइए आपने चुनाव इसलिए लड़ रही कि आप फेमस हो जाएं, आपका नाम हो जाए। मैंने कहा देखिए साहब, मैं ये जो फेमस और पॉपुलर होने वाली जो कैटेगरी है, इससे आई थिंक ऊपर उठ चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे फेमस होने के लिए चुनाव ही एक ज़रिया रह गया है। तो वही मैं बोलना चाहूँगी कि मैं समाज सेवा जो मैं आज करती आ रही हूँ, उसको एक सही राह और सही दिशा तक ले जाने के लिए मैं कैसे एक उस पे प्लेटफॉर्म पे जाऊँ जहाँ से मैं वो सही तरीके से उस मार्ग को आगे और बढ़ा सकूँ। इसलिए मैं आज राजनीति में आई हूँ और सब ने मुझे बोला कि आपके सामने, वही जैसे आपने बोला कि आपके सामने 2 बड़े ब्रांड्स हैं, तो मैं यही कहती हूँ, राम निकले थे अकेले, उनके सामने भी बहुत बड़ा ब्रांड था रावण, लेकिन राम ने ठाना कि मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, तो उनके साथ कारवां चलता चला और लोग जुड़ते गए और राम ने वो बहुत बड़े ब्रांड रावण को शिकस्त दी। भारत न्यूज़ टीवी प्राइम जो हमारा चैनल है, उसके बाद हमने एक नया चैनल शुरू किया, डायमंड एंड वर्ल्ड, वो नया ही, लेकिन अभी उसमें सब्सक्राइबर्स नहीं है। लेकिन हमने क्या सोचा, जो टॉप हस्तियाँ हैं जिनको हम रखते, तो हमने कुछ महीने पहले सोच लिया था इसमें कीर्ति जी की सक्सेसफुल स्टोरी मिलेगी। अभी महाराजा पद्मनाभ सिंह जी के लिए हमने इसमें, और तो उनमें से मतलब सोचा था एमिनेंट वर्ड में, सोच रहा जैसे होता है ना कि वर्ड के अंदर जो हम जिनसे इंस्पायरिंग हुआ जा सकता है। और जैसे आपने बताया कि बिना फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के आपने 5000 रुपये शुरू किया, बड़ा अच्छा होता है कि आप, और फिर आपने मुकाम प्राप्त कर लिया। एक तो कोर्स करके भी लोग फेल होते हैं,
आज फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, कौन सा उनको पूरा ज़मीन मिल गई। बहुत से लोग बेचारे गोते लगा रहे हैं, लेकिन आप किस्मत वाली हैं जो आप इतने बड़े मुकाम, और फिर आपने इतनी बड़ी मैं जिस तरह से मैंने अपनी शुरुआत करी बिल्कुल एकदम ज़ीरो से, मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट उन बहनों को, उन महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करा सकूँ, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकूँ। तो सबसे पहले मेरा एजेंडा यही रहेगा कि मैं उन महिलाओं के लिए काम करूँ जो वाकई में जिनको आता बहुत है पर उन्हें वो दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है, और साथ ही साथ वो युवा पीढ़ी जो इतनी पढ़ाई करती है, इतने उनके माता पिता किस किस तरह से फंड्स इकट्ठा करते हैं उनकी फ़ीस देने के लिए, और क्या क्या सपने बुन करके वो युवा पढ़ता है और फिर वो पेपर लीक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोक लगनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे आज युवा देखिए जागरूक है, युवा चाहता है कि मेरी कोई आवाज़ बने, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस युवा की आवाज़ बनूँ। तो जैसे डिजाइनर्स की फील्ड में आपके पास कई बार विपरीत परिस्थितियाँ भी आई होंगी जी, और हर फील्ड में जब कोई मुकाम पहुँचते हैं तो कई बार आदमी के लिए तो ऐसी राजनीति में भी जी, आपके साथ ऐसा अवसर भी आ सकता है जो आप आशानुकूल सोच रहे हैं जी। और वैसा परिणाम नहीं मिला, तो आप क्या उसको मैं आगे जारी रखेंगे इसको? बिल्कुल मैं समाज सेवा जारी रखूँगी। समाज सेवा मैं करती आई हूँ और समाज सेवा मैं करती रहूँगी, और बस ये तो एक ज़रिया है कि इसके माध्यम से मैं उसको और सुचारू रूप से कर पाऊँगी। तो चाहे कुर्सी हो चाहे नहीं हो, मुझे लगता है कि समाज सेवा मेरी हमेशा हर भाव में जारी रहेगी। खैर बहुत कुछ तो मुझे जानकारी है। चलो एक और क्वेश्चन आपका मेरे को दिमाग में आता, बात करते करते मैं भूल गया था। जी, रानी पद्मिनी जोहर को ध्यान आ रहा है कि मेरे को कि वो एक मामला हुआ था, पंतालीस की पिक्चर आई थी, जी, उसमें जी, पिक्चर जी। शायद आज तक रिलीज नहीं हुई पिक्चर, जी, है ना। तो पिक्चर तो हम वो रिलीज नहीं हुई, लेकिन आपका उस समय शायद कुछ ऐसा कोई प्ले वगैरह सामने जी, आया था, जी। उसके बारे में भी दर्शकों को आप जानकारी दे सकते मैंने हैं? जी बिल्कुल, मैंने जौहर द ट्रू स्टोरी रानी पद्मिनी के नाम से थिएटर किया था, और कीर्ति राठौर एंटरटेनमेंट के बैनर तले ये थिएटर हमने रिलीज़ किया रविंद्र रंगमंच पर, जहाँ पर वो राजस्थान जहाँ पिक्चर बैन हो गई थी भंसाली जी की, वहाँ वही राजस्थान में जयपुर के खचाखच भरे हुए डिज़ाइनिंग, जयपुर के खचाखच भरे हुए थिएटर में 6000 की पब्लिक के साथ हमने वो थिएटर किया, और इतनी लोगों के सामने हमें उसकी प्रशंसा मिली, क्योंकि आप देखिए पिक्चर में, मूवी में बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो कि नहीं दिखाए गए। तो हमने ट्राई किया कि हम थिएटर के माध्यम से वो तथ्यों को लोगों तक लेके आए। मतलब एक तरह से उसकी प्ले के रूप में पिक्चर ही आपने करी? जी, उसमें आपने क्या रोल किया? 2.5 घंटे का उसमें आपने क्या रोल ये किया मैंने था? रानी पद्मिनी का रोल उसमें अदा किया, और 2.5 घंटे का ये हमारा म्यूजिकल थिएटर था, जिसमें 6000 की गैदरिंग कितने में। साल हो गए इस बात को? ये 2018 में साहब तो ये इसका कोई वीडियो शूट हुआ हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है? हमने ये यूट्यूब पे इसलिए नहीं डाला, इसके वीडियो शूट हुए, पर यूट्यूब पे सिर्फ इसके टीजर्स आपको मिलेंगे, और हमारा प्लान था कि हम इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में लेकर के जाएं, पर क्योंकि कोविड आ गया था तो इसलिए हम उसको नहीं कर पाए, और अब देखिए किस लेवल पे हम उसको आगे करते हैं। चलिए हम बैठे, आप हमें अवसर देंगे तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि आई एम ऑलरेडी फिल्म मेकर, तो हाँ, मेरी एक ऐसी सब्जेक्ट पे पिक्चर अभी पेंडिंग है, माँ रानी अबक्का रानी, अच्छा। वो पिक्चर मेरी अनाउंस की हुई है। हम्म, तो उसमें भी एक ऐसी बहुत बड़ी स्टोरी है, हम्म, मतलब वो अलग स्टोरी है, हम्म, तो बताऊंगा कभी मौका आएगा जब। बाकी हाँ, जितना मैं आपके बारे में नहीं जानता था, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि क्योंकि जब समाज सेवा के लिए काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 3 वर्गों के लिए विशेष रूप से काम करता हूँ। एक तो जो भी टैलेंट में जो आगे उठे हैं, जिन्होंने देश के या प्रदेश के गौरव को आगे बढ़ाया अपने व्यवसाय, अपने पेशे द्वारा या समाज सेवा के द्वारा। मैं यही कहती हूँ, जैसे मेरा स्लोगन भी यही है कि मानवता के सम्मान में कीर्ति राठौर मैदान में, और
कास्ट योर वोट, नॉट योर कास्ट। मतदान करें पर जातिगत मतदान न करें। जातिगत। मैं धर्म, जाति, पाति, लिंग, भेद इन सब से ऊपर उठ करके जो राजनीति होती है ना, वो राजनीति करने आई हूँ। होना तो यही चीज। और सेवा, न्याय और सुरक्षा, ये मेरे 3 परम लक्ष्य रहेंगे। सेवा, न्याय और सुरक्षा। आज महिलाएं और बच्चियां आप देखिए सिर्फ अपनी गली तक सीमित रह गई हैं। मोहल्ले तक जाने में बच्चियों को डर लगता है। और ये स्थिति हमारे राजस्थान की है। ये स्थिति राजस्थान छोड़िए, राजधानी की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की है कि शाम होते मोहल्लों के पार्क किसी और गहरी काली परछाई की शक्ल ले लेते हैं। तो उन सब चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए और एक महिला ही महिला की पीड़ा को समझे। नहीं, ऐसा तो नहीं, ये तो बात नहीं है। इस बात से तो मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं महिला क्राइम कंट्रोल में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ जी। और जब ये क्या होता है, जब कोई लड़की के साथ घटना हो जाती है तो फेसबुक और सोशल मीडिया पे लोग फिर बाद में, जैसे मैंने इसके भी कई टॉक शो किए और मैंने क्राइम कंट्रोल पे, महिला क्राइम कंट्रोल पे पिक्चर मेरी पेंडिंग है, तो जब मैं फेसबुक पे डालता हूँ मैं राजस्थान और जयपुर की बात कर रही हूँ। पुरुष लोग तो उस पीड़ा पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ जो महिला होती है ना सोशल मीडिया पे, तो मैं सोचता हूँ ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई कुछ नहीं। तो हमारी बेटियों को मैं जागृत करता हूँ, बेटा आवाज़ बनो, वॉइस बनो। अपनी मैं वही वाली बात है, भयमुक्त और न्याय पक्ष राजस्थान की होगा अवश्य होगा, कल्पना मैं करती हूँ। अवश्य होगा क्योंकि मैं तो देखो भू माफियाओं से, और क्या बोलूं मैं। आप जब मेरी फेसबुक पे जाएंगे तो आपने देखी भी हो तो मेरी सब राजनेताओं के साथ फोटो है। मैं किसी के साथ विशेष जुड़ा हुआ नहीं क्योंकि मैं देखता हूँ देश बनने का सबके साथ, उसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है। तो मेरी सोच ये है कि वो सोचे मैं इस पार्टी का हूँ तो मैं कभी नहीं बता। बिल्कुल जैसे कई जने कि अरे आप तो बीजेपी पार्टी से। साहब मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मैंने किसी भी पार्टी की कोई सदस्यता नहीं ले रखी है। मैं निर्दलीय निष्पक्ष चुनाव लड़ रही हूँ अपने चुनावी चिन्ह सिलाई मशीन पे, जो कि मेरा फील्ड है। उस सिलाई मशीन के चुनाव पे मैं चुनाव लड़ रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जाना। सिलाई मशीन के निशान पे। रानी पद्मिनी के बारे में भी कभी बात करेंगे आपके द्वारा, क्योंकि आपने जब उस पर प्ले किया है तो उस पर रिसर्च भी बहुत किया होगा, बुक्स भी बहुत पढ़ी होगी, क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा। तो एक दिन आपसे रानी पद्मिनी की स्टोरी बाई कीर्ति राठौड़, तो वो भी हम एक बार लेंगे। हम एक और नया थिएटर भी लेके आ रहे हैं, सियाराम, जिसका हमने पोस्टर विमोचन अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले किया था, पर माताजी की तबीयत ठीक ना होने के कारण और फिर हमने उन्हें खो दिया तो हम उसको नहीं कर पाए। फिर चुनावी माहौल शुरू हो गया, पर हाँ वो हमारा सियाराम का जो एक वेब सीरीज़ थिएटर है वो भी हमारा पाइपलाइन में है और जल्दी ही आने वाले समय में हम सियाराम की कहानी आप तक लेके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, आपके हर फील्ड में आपको सफलता मिले। कीर्ति नाम आपका है और जयपुर की कीर्ति को पूरे विश्व में फैला दे। शुभकामनाएं। धन्यवाद।